कि हमें समाज की सेवा करनी है, समाज के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनहित करने का काम करना है। इन लक्ष्य को लेकर के नौजवान जब राजनीति से जुड़ता है तो उसके सामने एक लक्ष्य होता है। तो हम की लोग भी शुरुआत विद्यार्थी कभी न कभी किसी न किसी वजह से होती है। राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई तो क्या कोई विशेष घटना हुई थी या कोई व्यक्ति था? एलएलबी किया था, वकालत कर सकते थे, वकील बनकर के सेवा कर सकते थे परिवार की, लेकिन नहीं, उससे कुछ अलग करने का था, ज्यादा करने का था, इसलिए हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए। और मैं समझता हूँ कि जो भी नौजवान सार्वजनिक जीवन में आता है, एनसीसी और जयप्रकाश आंदोलन का जो अनुभव रहा है। देखिए, जयप्रकाश जी ने जब जिस समय आह्वान किया गुजरात में, वहां पर नवनिर्माण सेना के माध्यम से जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई और वहां पर चिमन भाई पटेल की सरकार थी जो भ्रष्टाचार में आकर शुरू हुई थी। कि जिस समय कोई संसाधन नहीं, ना स्मार्टफोन थे, ना किसी तरह से हम किसी से कनेक्ट हो पाते थे तुरंत, तार चिट्ठी का जमाना था। तो आज सर कितना परिवर्तन लगता है, कितना आधुनिक दौर हो गया। मतलब उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या संवाद करना बड़ा कठिन हुआ करता था और उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाकर के ही संवाद होता था, या तो जनता हमारे पास आए या हम जनता के पास जाए। तो होता प्राय यही था, हमको लोगों के बीच जाकर के उनकी होता था और उसके समाधान के लिए काम करना होता था। और जो लोग आते थे उनका, जो दिल्ली लखनऊ या हरदोई आते थे, उनका आवभगत करके उनकी कठिनाइयों के निवारण का काम करना होता था। आज सारा काम मोबाइल। नमस्कार, मैं विक्रम और अपने पॉडकास्ट में हम लगातार खास शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज का ये पॉडकास्ट बेहद दिलचस्प है और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए जानकारी से भरपूर है, क्योंकि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीति के वो दिग्गज, वो योद्धा मौजूद हैं जिन्होंने जनता के बीच में रहकर उनके लिए हर संभव लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि 6 बार विधायक रहे, 1 बार विधान परिषद सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी हैं। यूपी से लेकर दिल्ली की सियासत में बड़े नेताओं में अगर नाम होता है तो डॉक्टर अशोक वाजपेयी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में कि आज के युवाओं के लिए और अपनी जो जीवन यात्रा है उसके बारे में क्या। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका कि आपने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया। सार्वजनिक जीवन में काम करने के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रहता है कि हमें समाज की सेवा करनी है, समाज के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनहित करने का काम करना है। इन लक्ष्य को लेकर के नौजवान जब राजनीति से जुड़ता है तो उसके सामने एक लक्ष्य होता है। तो हम लोग भी विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी राजनीति से जुड़े, और जब देश में आपातकाल लगाया गया, उस समय आपातकाल में हम लोगों ने जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का काम तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने किया, तो उसका विरोध करते हुए जेल गए और लंबे समय तक, लगभग 19 महीना जेल के अंदर बिताने के बाद जब बाहर निकले, तब ये कभी एहसास भी नहीं था कि कभी ये जेल का समय समाप्त होगा। लगता था कि सारे जीवन इमरजेंसी रहेगी और सारे जीवन हम लोगों को पूरी जवानी जेल में ही काटनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी और जिनके चलते इमरजेंसी हटी और हम लोग जेल से बाहर आए। उस समय देश में जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी के नेतृत्व में सारे देश में चुनाव लड़ा गया। लोकसभा में जनता पार्टी को विशाल बहुमत मिला और दिल्ली में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 9 विधानसभाएं जो थी उनको भंग कर दिया गया और विधानसभा के चुनाव हुए और उन चुनाव में हम सबको भी भाग लेने का मौका मिला और मैं विधायक बना। और उसके बाद जो सरकार बनी, सरकार का हिस्सा बनके समाज सेवा करने का अवसर मिला। अच्छा सर, सभी की शुरुआत कभी ना कभी किसी न किसी वजह से होती है। राजनीतिक जीवन की जब शुरुआत हुई तो क्या कोई विशेष घटना हुई थी या कोई व्यक्ति था जिससे आप कहीं ना कहीं प्रेरित हुए राजनीति करने के लिए? बताया ना कि राजनीति में आने से पहले निश्चित रूप से मन मस्तिष्क में कोई विचारधारा रहती है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। वही परिवार के लिए, अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आने वालों के साथ ये लक्ष्य होता है कि हमारा एक बड़ा परिवार है, सामाजिक परिवार है, इस परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है। और उस समय इसी सोच के साथ, क्योंकि हम लोग अच्छे विद्यार्थी भी थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में
विद्या अध्ययन करने के साथ ही उस समय ये परंपरा भी थी कि अच्छे छात्रों को यहीं पर समाहित भी कर लिया जाता था। अगर केवल रोजी रोटी का प्रश्न होता तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ही काम करने का अवसर मिलता। एलएलबी किया था, वकालत कर सकते थे, वकील बन करके सेवा कर सकते थे परिवार की, लेकिन नहीं, उससे कुछ अलग करने का था, ज्यादा करने का था, इसलिए हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए। और मैं समझता हूँ कि जो भी नौजवान सार्वजनिक जीवन में आता है उसके जीवन में कोई ना कोई आदर्श जरूर होते हैं, भले ही उन आदर्शों के ऊपर अनुरूप वो काम न कर सके, भटक जाए, लेकिन जब राजनीति में आता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव होता है कि हम बड़े कैनवस पर समाज की सेवा करेंगे। और उसके लिए राजनीति एक ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से तमाम सरकार की लोकोपयोगी योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण होता है, लोगों को न्याय दिलाने के माध्यम से जन कल्याण होता है, और विभिन्न माध्यमों से हम जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। और यही उद्देश्य हम लोगों का भी रहा होगा या मेरा रहा होगा जो उस समय राजनीति में आए। छात्र जीवन में एनसीसी और जयप्रकाश आंदोलन का जो अनुभव रहा है, कैसा रहा सर? देखिए, जयप्रकाश जी ने जब जिस समय आह्वान किया गुजरात में, वहां पर नवनिर्माण सेना के माध्यम से जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत हुई, और वहां पर चिमन भाई पटेल की सरकार थी जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी, उस सरकार के खिलाफ विद्यार्थियों ने नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। बाद में उन सबको जयप्रकाश जी का आशीर्वाद मिला और उसके चलते चिमन भाई पटेल की सरकार गिरी। मोरारजी देसाई आवरण अनशन पर बैठे और उसके चलते चिमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और वहां नए चुनाव हुए। इसके साथ ही उसी समय बिहार की सरकार के विरुद्ध भी जन आंदोलन खड़ा हुआ भ्रष्टाचार को लेकर के, और विद्यार्थी सड़क पर उतरे। जयप्रकाश जी को वो छात्र आंदोलनों के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध की जो लड़ाई छेड़ी गई थी उसकी अगुवाई करने का दायित्व सौंपा गया। ऐसा बेदाग नेतृत्व मिलने के बाद सारे देश के नौजवानों में एक उल्लास पैदा हुआ और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और उसके चलते ही आप देखें कि उसके उसी समय का ये दौर था, और तभी इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इनका चुनाव अवैध घोषित किया जाता है, और उसके चलते उनकी विधान लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई। लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहती थी। जन आंदोलन खड़ा हुआ कि इंदिरा गांधी गद्दी छोड़ो, लेकिन वो उनके सलाहकारों ने उनसे कहा कि हम इस व्यवस्था को ही भंग करते हुए और आपातकाल लागू करते हैं, और आपातकाल लागू करके तमाम सारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो समाप्त करते अच्छा गए। सर, उस समय की राजनीति आपने देखी है जिस समय कोई संसाधन नहीं, ना स्मार्टफोन थे, ना किसी तरह से हम किसी से कनेक्ट हो पाते थे तुरंत, तार चिट्ठी का जमाना था। तो आज सर कितना परिवर्तन लगता है, कितना आधुनिक दौर हो गया, मतलब उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या डिफरेंस आया? देखिए, बहुत अंतर आ गया है। उस समय राजनीति में संसाधनों की बड़ी कमी थी। न तो सभी के पास गाड़ियां थी, बड़ी सीमित गाड़ियां थी। शायद विधानसभा भर में ये 5 ही 7 10 ऐसे सदस्य होंगे जिनके पास अपनी जीप रही हो। नहीं, बाकी लोगों के पास संसाधन भी अपने निजी नहीं थे। सार्वजनिक जीवन में भी गाड़ियों का अभाव था। मोबाइल फोन नहीं था, ये लैंडलाइन का फोन, उसकी लाइनें नहीं गांव में थी। तो लोगों से संपर्क और संवाद करना बड़ा कठिन हुआ करता था, और उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाकर के ही संवाद होता था। या तो जनता हमारे पास आए या हम जनता के पास जाएं। तो होता प्राय यही था, हमको लोगों के बीच जाकर के उनकी दुख दर्द और समस्याओं को सुनना होता था और उसके समाधान के लिए काम करना होता था। और जो लोग आते थे उनका, जो दिल्ली लखनऊ या हरदोई आते थे, उनका आवभगत करके उनकी कठिनाइयों के निवारण का काम करना होता था। आज सारा काम मोबाइल पे हो जाता है, फोन से सूचना मिल जाती है, फोन से अधिकारी जो कह दिया जाता था। तब ज्यादातर ये सारा काम व्यक्तिगत संपर्क से होता था, लेकिन उससे एक बड़ा लाभ होता था कि जनता से जनसंवाद सीधा होता था, लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव होता था, और एक अपनापन महसूस होता था जनता को भी कि नेता हमारा है, हमारे परिवार का सदस्य है। और नेता को भी लगता था जिसने हमको यहाँ सम्मान दिलाया, यहाँ तक पहुंचाया, वो जनता हमारी है, उसकी पीड़ा हमारी है, उसको दूर करने के लिए वो गंभीरता से लगता था। आज तो सर ऐसा लगता है कि फोन तो आया किसी का और हम पहचान नहीं पाए, फिर भी हमने किसी अधिकारी को फोन करके कह दिया यहाँ ये आएंगे देख लेना जी। तो मतलब ये बातें, बहुत फर्क आ गया है। आज सबके पास गाड़ियां हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान भी सब। युग परिवर्तन हुआ है, बड़ी तेजी के साथ औद्योगिक विकास हुआ है, जिस तरीके से तकनीकी विकास हुआ है, तो संसाधन बढ़े। सार्वजनिक जीवन में काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन कठिन ये हो गया कि अब वो सेवा भाव कम दिखता है। अब राजनीति बहुत प्रैक्टिकल होती जा रही। जो लोग सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आते थे कि हम जनता की सेवा करेंगे, वो भाव बहुत कम होता जा रहा है।
और जिस तरीके से मैंने ये अनुभव किया, इधर पिछले कुछ वर्षों में चुनाव पार्टी नेतृत्व के नाम पर होने लगा है, तब से व्यक्तिगत रूप से जो जनप्रतिनिधि है कम उत्तरदायी हो गए हैं और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही भी कम होती है, या वो महसूस नहीं करते कि वो जानते हैं नेता के नाम पर हम चुनाव जीत के आए हैं तो हमारी सीधी जिम्मेदारी नहीं। ये थोड़ा कठिन है। पहले हम लोग वन टू वन जुड़ते थे, एक एक व्यक्ति से सीधा संवाद करते थे और सीधा संवाद करके वो हमसे जुड़ता था, हम उससे जुड़ते थे, उसके सुख दुख हमको अपने लगते थे और उसको भी लगता था कि नेता हमारा हमारे बीच में आता है। हाँ, आज तो जीतने के बाद शायद नेता विधायक से मुलाकात ही कम होती है। हाँ, बहुत कम होती है। अच्छा सर, निर्णायक मोड़, जब 19 महीने जेल की यातना आपने से, उसके बाद कोई ऐसा निर्णायक मोड़ आया कि लगा कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है मेरे जीवन का? नहीं, देखिए उस समय तो जब जेलों में थे तब तो ये लगता ही नहीं था कि जेल की वो काली रातें, लंबी रातें, पता ही नहीं लगता था, कहीं से कोई समाचार नहीं आता था। और जब कभी बाहर से कोई उल्टी खबरें आती तो यही आता था कि लंबे समय तक आपातकाल रहेगा, आपातकाल हटेगा नहीं और ये इंदिरा गांधी सत्ता पे बनी रहेंगी और इस तरीके से जो प्रशासनिक दमन है सरकार के नाम पर वो चलता रहेगा। उस समय बड़ी कभी कई बार निराशा भी होती थी, लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था कि हम लोग नौजवान थे, कोई दायित्व तो पारिवारिक नहीं था, माता-पिता थे, लेकिन वो सीधे-सीधे हम लोग कोई अपना परिवार उस तरीके का नहीं था, वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं समय थी। भी क्रांतिकारी वाला था। क्रांतिकारी वाला था, तो इसलिए एक जोश के साथ कि नहीं, जब तक इमरजेंसी नहीं हटेगी हम लोग इसका विरोध करते अच्छा रहेंगे। सर, 6 बार विधायक रहे, एक बार एमएलसी, विधानसभा सांसद, कई जनप्रतिनिधि के पद पर आपने काम किया। इन भूमिकाओं में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही सर? देखिए, सार्वजनिक जीवन में नेता विपक्ष के रूप में विपक्ष में बैठ कर के अपने विपक्ष के दायित्व का, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना एक बड़ा दायित्व ये भी रहा। लंबे समय तक हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस सत्ता में रही और विपक्षी राजनीति की, उसको बड़े धारदार ढंग से किया। एक अच्छे संसदीय विधायक के रूप में, जो संसदीय जानकार के रूप में काम किया, तो उससे अच्छा लगता था कि विधायी प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। जब सरकार में आए मंत्री के रूप में तो वो चुनौतियां थी जिन्हें विपक्ष में रहकर जिनके खिलाफ आवाज उठाया करते थे, अब उन चुनौतियों को हमें सुलझाने का, इनका सामना करने का अवसर आया। तब एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमको उनका समाधान भी निकालना था। तो ऐसे जीवन में तमाम सारे ऐसे मोड़ आए और एक समय तो ऐसा आया कि मैं जब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र के बाद छात्र था ही, तभी इमरजेंसी लग गई, जेल चला गया, जेल से बाहर निकला, एमएलए हो गया और मंत्री हो गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया। और उस समय उच्च शिक्षा मंत्री बनने का मतलब ये था कि उस जो समय था उसी कालखंड में कांग्रेस में पुनर्जागरण हो रहा था एक तरीके से। जो इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव जो लड़ा दक्षिण भारत से, उस चुनाव में वो जीत करके आई चिकमंगलूर से। तो उसके बाद कांग्रेसियों में एक उन्माद पैदा हुआ कि अब हम इस जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। और उस समय संजय गांधी युवा नेता के रूप में उन्होंने जगह जगह छात्र आंदोलन की अगुवाई करने का काम किया और उत्तर प्रदेश में भी वो चाहते थे कि यहाँ विद्यार्थियों में आंदोलन खड़ा हो सरकार के खिलाफ। लेकिन अच्छा वो सर, मैंने देखा विचारधाराओं का बड़ा खेल होता है और विचारधारा ही कहीं ना कहीं हमें इन दलों में जाने के लिए मजबूर करती है। जनता दल से बीजेपी तक जो यात्रा रही है, जो विचारधारा, क्या प्रमुख अंतर महसूस हुआ अभी? देखिए, वैचारिक रूप से तो वही नाम बदलते गए, कभी वो जनता पार्टी रही, नेतृत्व में बदला ना सर? नेतृत्व तो वही रहे, वही लोग रहे। लेकिन ये जब समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आना एक जरूर वैचारिक बड़ा निर्णय था। लेकिन उस समय ऐसा लगा कि राष्ट्र हित में अब अगर कुछ सोचना है, या जो पार्टियां इस तरीके से संकीर्ण होती जा रही, किसी तरह से सत्ता में रहने के लिए देश भी उनके लिए गौण हो जा रहा, सत्ता प्रथम हो जा रही, तब ऐसा लगा कि अब हम लोगों का सारा उद्देश्य केवल सत्ता में रहना नहीं है, विचारों के लिए और राष्ट्र के लिए काम करना है। तब ऐसा लगा कि हम जिस दल में हैं वो दल कहीं ना कहीं भटक रहा है और स्वार्थ पर परता में इतना लिप्त हो गया है कि जिसके चलते विचारों की राजनीति नहीं हो सकती। तो हमको ये निर्णय लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो कठिन दौर था, जब आदमी किसी प्रतिबद्धता से अलग होता है तो उसको बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत सोचना भी पड़ता है। लेकिन आज महसूस करता हूँ कि निर्णय सही समय पर था और सही निर्णय। सर, आपने किन मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी है? मतलब होता है ना, कोई नेता एक मुद्दे को लेकर चलता है, चाहे वो क्षेत्रीय समस्या हो, चाहे वो प्रदेश की बड़ी समस्या हो। किन मुद्दों को लेकर आपने प्राथमिकता दी और आज भी कहीं ना कहीं उसके लिए
नामवद रहते हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो थी कि हम जहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए, जिस जनता ने हमको चुना, हमारी पहली प्राथमिकता थी उस क्षेत्र की। बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, कोई एक भी किलोमीटर पूरे विधानसभा क्षेत्र में पक्की सड़क नहीं थी। उस क्षेत्र को सड़कों से जोड़ना, उस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं थे, उस विद्यालयों से की संख्या बढ़ाना कि प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो कहीं न कहीं उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी उस समय आपको मिली, जब लगता है शिक्षा की ज़रूरत हर व्यक्ति को थी। तो सर उस समय सुधार के लिए जो कोशिशें थी, क्या अहम कदम थे सर आपकी तरफ से? देखिए, जब सबसे पहले मुझे उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम करने, और मुख्यमंत्री से मैंने कहा भी कि मैं अभी-अभी विद्यार्थी राजनीति में से अलग हुआ हूँ और आप मुझे इतनी बड़ी हाँ, ज़िम्मेदारी हाँ, अचानक जिम्मेदारी से। दी। तो उन्होंने कहा, अभी तक आप लोग विश्वविद्यालयों में समस्याएं पैदा किया करते थे, अब उन समस्याओं का समाधान करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको, इसलिए ये दायित्व आपको दिया गया कि अब विश्वविद्यालयों की समस्याओं का समाधान भी करना है और उन छात्रों के में जो असंतोष है उसे भी दूर करना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उस समय के तत्कालीन जितने भी छात्र नेता थे, तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र संघ के जो पदाधिकारी थे, सब मेरे साथ काम किए थे, मित्रवत थे। तो उन सबसे भी, उनकी भी अपेक्षाएं थी कि हमारा एक मित्र शिक्षा मंत्री बना है, तो उससे संवाद करके हम विश्वविद्यालय की समस्या, तो एक मिलजुल करके एक अच्छा माहौल बना और हमने उन समस्याओं के समाधान करने का, परीक्षाएं समय पर हों। जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं बड़े लंबे समय तक बढ़ती आगे पीछे होती रहती थी, बच्चों का प्रवेश नहीं हो पाता था, हमारे जो बच्चे कहीं दूसरे कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते थे कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम का कोई समय निर्धारित नहीं था। उस समय मैंने प्रयास किया कि पूरे प्रदेश में परीक्षाएं एक साथ हों और समय पर संपन्न हों, और धीरे धीरे उसमें सफलता मुझे मिली कि परीक्षाओं में, विश्वविद्यालयों में एक जो पठन पाठन का माहौल बने कि वो आंदोलन ही केवल नई दायित्व है, वहाँ विश्वविद्यालयों में अच्छा शैक्षिक वातावरण बने, और इस दिशा में मैंने प्रयास किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस समय उच्च शिक्षा मंत्रालय मेरे पास था, एक तो उस समय संजय गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में नौजवानों को आंदोलन खड़ा करने का बड़ा प्रयास किया गया। उस समय उत्तर प्रदेश में एक दिन को भी कोई विश्वविद्यालय बंद नहीं होने पाया। ये शायद अच्छा सर, छात्र राजनीति का अलग प्रभाव था या उनके अपेक्षाओं के अनुरूप मैंने काम किया, इस कारण कहीं पर भी कोई प्रदेश में दौरान छात्र आंदोलन नहीं हुआ। विद्यार्थियों की समस्याओं का काफी हद तक समाधान हुआ। जहां कहीं कोई ऐसी समस्याएं आई तो विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र नेताओं के साथ बैठकर उसका समाधान कराने का काम किया। उससे कुल मिला के एक अच्छा शैक्षिक वातावरण प्रदेश में अच्छा बना। सर लगता था छात्र राजनीति से हमारे प्रदेश को अच्छे नेता और युवा मिलते थे सर? निश्चित रूप से एक समय में विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो राजनीति में लोग आए, वो बहुत अच्छे राजनीति के सूझबूझ के लोग थे, और जिन्होंने विद्यार्थी राजनीति की तो इसका मतलब उन्होंने संघर्ष से निकल के आए थे। तो ऐसे लोगों को जब दायित्व मिला तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा काम भी किया। लेकिन आज विश्वविद्यालयों में छात्र संघ सस्पेंड है, निलंबित है। जो एक तरीके से विद्यार्थियों के बीच में राजनीतिक कार्यशाला हुआ करती थी, उस कार्यशाला के अभाव के कारण अब हमको राजनीति में विद्यार्थी राजनीति से निकले हुए लोग नहीं मिल रहे हैं। अब हमें सिर्फ मतलबी लोग मिल रहे हैं, हाँ, तो जो इसलिए समाज अच्छा, सेवा नहीं विद्यार्थी जानते। राजनीति में जो आता था, कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ संकल्प होते थे, कमिटमेंट होते थे, और वो सब कम से कम अपने छात्रों से जहाँ के प्रति गंभीर होता था, आगे आगे समाज के प्रति गंभीर हुआ करता था। आज वो बातें नहीं। सर कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में कृषि, क्योंकि हमारा भारत देश कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ से अनाज बाहर जाता है, तो सर अनुभव क्या रहा है ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, मैं कृषि मंत्री के रूप में मुझे लंबे समय तक यहाँ काम करने का मौका मिला, तो कृषि मंत्री के रूप में मेरा ये पहला प्रयास था कि किसानों को समय पर अच्छे बीज मिल सके। जब उन्हें बुआई के टाइम पर अच्छे बीज मिले, उसके बाद उनके किसानों को समय पर उर्वरक मिले, डीएपी, यूरिया की उपलब्धता प्रदेश में बनी रहे, किसानों के सामने ये समस्या न आए। जगह जगह पर हमने किसान मेले लगाकर किसानों को नई तकनीक जो कृषि में आई है उससे परिचित कराना, कृषि विभाग के अधिकारियों का पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट करा करके नई कृषि तकनीक से हमारे किसानों को, उतने पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनको समझा करके कि इस टेक्नोलॉजी से अगर करेंगे तो ज्यादा पैदावार होगी, उन्नतशील बीज उन्हें उपलब्ध कराना, और उसके बाद जब उनकी फसल तैयार हो जाए तो उसको बाकायदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उनकी फसल की खरीद कराना, ताकि हमारे किसानों की संपन्नता बढ़े। समय समय पर किसानों के मेले लगाकर उनकी जो वहाँ तात्कालिक समस्याएं हैं, बीज की, खाद की और दूसरे उपकरणों की, सस्ते उपकरण किसानों को मिले, इसके लिए भी किसान मेले मैंने लगाए। तो एक प्रयास रहा कि पूरे प्रदेश में अच्छे उन्नतशील बीज, किसानों को कृषि की नई टेक्निक और किसानों की उपज के लिए अच्छी बाजार मिल सके,
और इस दिशा में मैंने देखा कि उस समय कृषि मंत्री के रूप में भी मैंने जो प्रदेश में काम किया, वो आज भी लोग उसको स्मरण करते हैं। जिस तरीके से कृषि विभाग उस समय एकदम मरणासा स्थिति था, उसका पुनर्गठन करके, पुनर्जीवित करके एक नई चेतना, नई ऊर्जा पैदा करने का। वर्तमान में सर जो राजनीति पर आपके विचार हैं, भारतीय राजनीति पे जो नैतिकता और विचारधाराओं में संकट दिखता है, उस पर से क्या कहेंगे? देखिए, समय के साथ, ये तो युग के साथ बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं, और अब मैं समझता हूँ आज की पीढ़ी ज्यादा टेक्नोलॉजी से संपन्न है और सारी टेक्नोलॉजी से भी परिचित है, राजनीति से भी पढ़ी लिखी है। ऐसा मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन समय के साथ मूल्य बदले हैं, समय के साथ सोच बदला है, और मैं अपनी नई पीढ़ी से जरूर अपेक्षा करूंगा कि सामाजिक जीवन में आए हो तो समाज के प्रति एक समर्पण का भाव हो। हमारे जनता की, जिसने हमको चुना है, उसके प्रति हम कभी भी उसके मन में क्षोभ न पैदा करने होने दें, उसके उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी प्राथमिकता रहे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, नेशन फर्स्ट, कोई ऐसा काम न हो जिससे कि देश कमजोर हो। देश की समृद्धि और देश हमारा ताकतवर होगा, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, और जब लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तभी देश की राजनीति और हम सब राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भविष्य बना रहेगा। सर आज भी अगर हम किसी समस्या की बात करते हैं जो लगता है कि हमारे देश में आज भी बनी है, तो सर आपके मुताबिक वो कौन सी समस्या है? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या जो नौजवानों के सामने आती है पढ़ लिखने के बाद, वो रोजगार की। लेकिन हमारी सरकार ने, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के आने के बाद, वो रोजगार केवल नौकरी तक सीमित नहीं रह गया, लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़े काम हुए हैं। जिस तरीके से तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों को, हम नौजवानों को प्रशिक्षण देना, नौजवानों को अपने स्वयं के उद्यम खड़े खड़े करने के लिए उनको बैंकों से सहायता देना, और तमाम तरह के टेक्निकल नो हाउ देना, जिससे निश्चित रूप से रोजगारों के संसाधन भी बढ़े हैं और नौजवानों में अभिरुचि भी जगी है। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व यही है कि नौजवान जब खाली है तो उसके जब रोजगार मिलता है तो ज्यादा सपनों की उड़ान तेज होती है और ज्यादा तेजी के साथ काम। युवा नेताओं को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैंने कहा ना कि युवा नेताओं से मैं यही अपेक्षा करूंगा कि समाज का बड़ा दायित्व आपके ऊपर है, और उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए आपके मन में वही ललक और समर्पण होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा का दायित्व चुनौतीपूर्ण है, और उसके निर्वहन के लिए अगर हम आगे आए हैं तो हमें उसके प्रति बहुत ही निष्ठावान रहने की आवश्यकता है। तो सर आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि इस दिनों हमारा देश एक दर्द से जूझ रहा है। पहलगाम हम सभी के दिल में चुभ भी रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम की घटना निश्चित रूप से सारे देश को आक्रोशित करने, आंदोलित करने का काम किया है। जिस तरह से हमारे निर्दोष पर्यटकों को 25 पर्यटकों की हत्या की गई, और वो एक गंभीर मामला है, और आज पूरा देश उसको लेकर के आंदोलित है, और निश्चित रूप से जो इसके पीछे गुनाहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार चेतावनी के बाद भी अगर आतंकवादियों ने संकल्प किया है कि हमारे देश की शांति व्यवस्था भंग करने का काम करेंगे, तो भारत सरकार का भी संकल्प है कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने के जब तक नहीं कर लेते तब तक सब चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने खुद विचारों बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिग्गज नेता, समाजसेवी डॉक्टर अशोक बाजपेयी। कई बार जनप्रतिनिधि रहकर लोगों के समस्याओं का समाधान किया, और आज के पॉडकास्ट में अपने खास शख्सियत से आपको रूबरू भी कराया। इसी तरह से हम अपने पॉडकास्ट में खास शख्सियत, उनकी जीवन यात्रा और उनके जीवन के संघर्ष को इसलिए दिखा रहे हैं कि आज का युवा अगर राजनीति करना चाहता है तो आखिर क्या करे और क्या ना करे। नमस्कार।